हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार हैं, जानदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्ट्रीट वाज डार्क ब्लैंक सी स्लोली फाउंड हर वे। चार ऑप्शन गिवन है, आपको कंजंक्शन फिल करना है। देखिए, द स्ट्रीट वाज डार्क, जो गली थी उसमें अंधेरा था। बिकॉज का कहाँ यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं रीजन बताने में। रीजन बताने में कैसे कि बिकॉज से पहले आ जाता है रिजल्ट, के बाद में आता है रीजन। देखिए इधर तो द स्ट्रीट वॉज डार्क, भाई गली थी उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था, और अंधेरे के बाद में भी क्या हुआ कि सी स्लोली फाउंड हर वे, उसने धीरे धीरे अपना रास्ता पा लिया। मतलब ये विरोध वाली बात हो गई। किसकी? विरोध वाली, कॉन्ट्राडिक्शन की। तो बिकॉज के पहले रिजल्ट आता है और बाद में रीजन। इसने पहले रीजन दे रखा है, बाद में कुछ और चीज है, तो बिकॉज तो आएगा नहीं। जो एंड से पहले वही एंड के बाद, तो जो एंड से पहले वही एंड के बाद, यहां रिजल्ट है यहां कुछ और है, एंड आएगा नहीं, तो नहीं आएगा यट। यट दिखाता है आपका कंट्राडिक्शन को, विरोधाभास को, कि भाई अंधेरा बहुत था फिर भी उसने कैसे ना कैसे करके अपना रास्ता धीरे धीरे पा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लव कैन नीदर बी बॉट ब्लैंक सोल्ड। देखिए नीदर, नीदर हम पढ़ते हैं ईदर, नीदर, ईच, एवरी। नीदर, नीदर आता है दो के लिए। कितने के लिए? सिर्फ दो के लिए। ईदर भी आता है दो के लिए। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, और नीदर का मतलब दो में से एक भी नहीं। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। लव एक ऐसी चीज ही, वो वाला वाक्य है कि भाई भूख को ना तो खरीदा जा सकता ना बेचा जा सकता। ऐसे कुछ करके प्यार को ना तो खरीदा जा सकता ना ही बेचा जा सकता। लव कैन नीदर बी बॉट एंड सोल्ड। देखिए इसका क्या बन जाएगा? लव को ना तो खरीदा जा सकता और बेचा जा सकता है। गलत भाई, फिक्स होती है। हम चार प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, चार कंजंक्शन पढ़ते हैं, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट। उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। लव कैन नीदर बी बॉट नॉर सोल्ड, बी सोल्ड आना चाहिए था, बाकी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक स्टूडेंट हैड ए लैम एक्सक्यूज। भाई कुछ एक विद्यार्थी हैं, उनके पास झूठे बहाने होते हैं। कैसे? टू गिव फॉर कमिंग लेट टू द क्लास। भाई जब क्लास में कुछ एक स्टूडेंट आते हैं, लेट आते हैं, उन सभी के कैसे होते हैं? झूठे बहाने होते हैं कि भाई मेरे पास ये काम था, वो काम था। अनोदर नहीं आएगा, अदर नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा, ईच आएगा। क्यों? वो सारे के सारे बच्चे, ईच का मतलब प्रति एक, उस प्रत्येक बच्चे के पास एक झूठा बहाना होता है जो क्लास में लेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू ब्लैंक सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। देखिए हम कुछ एक वर्ब्स पढ़ते हैं, फिजिकल वर्ब, नॉन फिजिकल वर्ब, उसके साथ में पढ़ते हैं मिक्स्ड वर्ब। फिजिकल वर्ब जो होती है आपकी कंटिन्यूअस हो सकती है, मिक्स्ड वर्ब जो होती है आपकी कंटिन्यूअस भी हो सकती है, नॉन कंटिन्यूअस भी हो सकती है, और नॉन फिजिकल वर्ब हमेशा नॉन कंटिन्यूअस होती है। उसमें हम देखते हैं सी को। सी के दो मतलब निकलते हैं, एक तो होता है मिलना, एक होता है देखना। तो यहां पे जो इसका मतलब निकल रहा है वो मिलने से निकल रहा है। भाई अगर किसी को कोई चीज देनी है तो उसके लिए मिलना जरूरी है। इफ यू सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। ठीक है, देखिए क्या पढ़ते हैं, इफ, अगर मगर वाली सेंटेंस हमने पढ़े थे कुछ एक वर्ड्स, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ऐसे कुछ करके। तो उनमें हम उन वर्ड के साथ में कभी भी विल यूज नहीं करते, विल यूज नहीं करते। मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, मजबूत कोई चीज दिखानी होती है तो मस्ट यूज किया जाता है। बाकी अगर मगर वाली सेंटेंस की जो सेंस आती है, अब आप बोल दें अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं कार खरीद लेता। अरे भाई तेरी पॉकेट में फूटी कोड़ी है नहीं, तो 10 लाख रुपए का क्या करेगा? तो उसमें ना तो 50% चांस का दिखाई दे रहा, ना 80% चांस का, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं, तो मस्ट यूज नहीं होगा, वुड नहीं होगा, शुड।
शुड मतलब अगर इफ यूज शुड लगा दिया जाए तो इसका मतलब बन जाएगा अगर आप संयोग से उससे मिलते हैं तो उन्हें मेरा सम्मान देना, गुड मॉर्निंग कहना, नमस्ते कहना, ऐसा कुछ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। द चाइल्ड रैन अवे, कोई लड़का था, कोई बच्चा था, वो भाग गया। कैसे भागा? अच्छा, आर्टिकल का क्वेश्चन है। द चाइल्ड रैन अवे, लड़का भाग गया, और एच दिखाई दे रहा है। हम जब भी ए एन दी का यूज करते हैं, एक तो होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट नाउन के साथ हमेशा यूज करते हैं द, इनडेफिनेट नाउन के साथ यूज करते हैं ए और एन। और ए और एन को यूज करने के लिए हमें चाहिए होता है साउंड। क्या? साउंड। जब भी आपके पास में ए आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग ए जैसी आवाज आए तो एन यूज करते हैं। और अगर इनके अलावा कोई भी आवाज आए, कॉन्सोनेंट वाली आवाज आए, तो हम यूज करते हैं ए। तो अवर है, इसको है ना बोल के इसको बोलते हैं ए, तो ए के साथ में एन यूज करा। आई सॉ एन, ओल्ड है तो एन, एन ओवर लेटर, एक लड़का था वो 1 घंटे बाद भाग गया। मैंने देखा एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला को, वॉकिंग टुवर्ड्स माई हाउस, मेरे घर की तरफ आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम ऑल फॉर ब्लैंक अर्ली डिनर दो लेट, डिनर वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट वॉज नाइस, ठीक है। आई एम ऑल फॉर ब्लैंक अर्ली डिनर, अर्ली, भाई ए का साउंड आया तो क्या आएगा? एन आएगा, मतलब पहले में दा नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, आएगा तो क्या? एन आएगा। ये 2 ऑप्शन अपने पास बचते हैं। उसके बाद में दो लेट है, मतलब विरोध कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है इस चीज का कि भाई मेरे को जो है आई एम ऑल फॉर अर्ली डिनर, मुझे जल्दी खाना खाना पसंद है, लेकिन 2 लेट, यद्यपि हालांकि कुछ चीज लेट मिली। कौन सी चीज लेट मिली? ब्लैंक डिनर वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट, जो रात का खाना था जो हमें होटल में कल रात को मिला, वो वॉज वेरी नाइस, वॉज नाइस, वो बहुत अच्छा था। तो क्या यूज कर देंगे? द, एन यूज नहीं करेंगे, द। क्यों भाई? डिनर है, एन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधा इन्फॉर्म्ड ब्लैंक HOD दैट शी वुड बी कमिंग ब्लैंक और लेटर देन यूजुअल। वसुधा ने इंफॉर्मेशन दी, किसको? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, HOD को, दैट शी वुड बी कमिंग, वो आएगी ब्लैंक और लेटर, घंटे के बाद में, देन यूजुअल, जो यूजुअल है उस टाइम के 1 घंटे बाद वो आएगी। मतलब इसमें देखते हैं ओवर, आया ओवर तो एन आना चाहिए, सेकंड वाले में एन आना चाहिए। एक तो इधर एन है, इधर एन नहीं है, इधर सेकंड में एन नहीं है, बचता है एक, ये है और एक ये है। फर्स्ट वाले में जाएंगे, डेफिनेट के साथ में हमेशा द आता है, तो पहले वाले में द, ए नहीं आएगा, द और एन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी स्टॉप्ड फॉर ब्लैंक कप ऑफ ग्रीन टी ऑन ब्लैंक वे होम। वी स्टॉप्ड फॉर, ए आना चाहिए, तो ए वाले देख लेते हैं सबसे पहले। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए हुआ, एन हुआ, ए हुआ, दा हुआ, वे है, एन नहीं होगा, ए और दा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, he waved the letter excitedly blank his head। भाई वेव मतलब लहराना या उठा के फिर ऐसे ऐसे कुछ करना। द लेटर, कोई पत्र आया, एक्साइटेडली, बड़ी उत्सुकता से, ब्लैंक हिज हेड, अगर इनटू यूज किया कि भाई उसने लेटर उठाया, क्या वो अपने खोपड़े में ऐसे ऐसे घुसेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं घुसेगा। इनटू यूज नहीं कर सकते। फ्रॉम कई चीज के लिए यूज किया जाता है तो फ्रॉम आएगा नहीं। जैसे एक बिंदु से लेकर 2 बिंदु तक कोई बात करी जाती है, किसी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट से कोई चीज बात करी जाती है तो वहां फ्रॉम, किसी चीज के बनने से बात करी जाती है तो वहां फ्रॉम, तो यहां तो फ्रॉम यूज होगा नहीं। बाय का 2 होता है, एक तो नियर के लिए, एक के द्वारा के लिए, तो बाय भी नहीं होगा। अबो कि भाई उसने एक लेटर कोई आया, मान लीजिए उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब का लेटर था, उसने उठाया और बड़े एक्साइटेड होके बोला कि आई हैव बीन सेलेक्टेड, तो अबव हेड, सिर से ऊपर। नेक्स्ट, द पुलिस एक्यूज्ड द यंग मैन ब्लैंक मर्डर। इसमें तो एक ही चीज ध्यान लीजिए, एक्यूज, किसी को दोषी ठहराना, किसी के ऊपर ब्लेम डालना। एक्यूज के साथ की फिक्स प्रीपोजिशन होती है ऑफ, तो इसमें ऑफ, ऑप्शन नंबर ए, ऑफ खत्म, ठीक है। नेक्स्ट,
डायरेक्ट सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लासेज विल बी बिगिन ब्लैंक एट 8 AM। जब कोई फिक्स टाइम आपको दिखाई दे, फिक्स टाइम बताने के लिए भाई इस समय पर ये काम होगा, उसके सामने हमेशा एट यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं, एट यूज किया, ठीक है। इनका भाई ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी बता दिया जाता है इनसे कि भाई इतने टाइम में मैं कर लूंगा, तब इन आ जाता था, बाकी यहां पे फिक्स टाइम है तो एट। नेक्स्ट, द ट्रेन ब्लैंक व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन। सेकंड फॉर्म है, व्हेन है और स्टार्टिंग में यह है, ऑप्शन इज जस्ट लेफ्ट हेड, ठीक है। कोई चीज पहले पहले बाद 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 पहले, मतलब हेड थर्ड पहले वाली सेंस के साथ आता है, फिर बाद में बिफोर यूज करते हैं, और फिर बाद में सेकंड, सेकंड बाद वाली सेंस के साथ, हेड थर्ड पहले वाली सेंस के साथ, ठीक है। जब हम आफ्टर से बनाते हैं तो कुछ बात अलग होती है, लेकिन यहां बाद में सेकंड वाली फॉर्म है, तो सेकंड वाली फॉर्म। बहन को हम अगर बिफोर से रिप्लेस कर दें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हेड थर्ड बिफोर सेकंड। देखते हैं हेड थर्ड कौन कौन से में है। इज जस्ट लेफ्ट खत्म, इज जस्ट लिविंग खत्म, हैज जस्ट लेफ्ट खत्म, हेड थर्ड। क्यों हैज जस्ट लेफ्ट वगैरह कुछ मत देखिए, इधर सेकंड पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट थर्ड, तो हैड जस्ट लेफ्ट। नेक्स्ट 163, अनलेस सी ब्लैंक डन द वर्क टू माई स्टैंडर्ड आई ब्लैंक हर, ठीक है। इफ व्हेन अनलेस अनटिल वाला ही ये सेंटेंस है तो ना फ्यूचर नहीं आएगा, अनलेस के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, ये बताया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट खत्म। अनलेस सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हैव लगाया हुआ है, लेकिन सी दिखाई दे रहा है तो सी के साथ हैव यूज नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सेल, फ्यूचर नहीं आएगा, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर डी हैज, सी के साथ में हैज है, सेल नॉट अप्रिशिएट, तो इसमें यूज करते हैं अनलेस सी डन द, अनलेस सी हैज डन द होमवर्क, सॉरी अनलेस सी हैज डन द वर्क टू माई स्टैंडर्ड, जब तक यदि वह मेरा कार्य मेरे स्टैंडर्ड से नहीं करती है तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हेनेवर, व्हेनेवर मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मतलब फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ठीक है। व्हेनेवर आई ब्लैंक हिम ही मेक्स रूड रिमार्क्स अबाउट मी, भाई साहब जब भी कोई काम होता है मिलने का, सुनने का, करने का, तो वो क्या करती है, बुरी बातें छोड़ देती है, ही छोड़ देता है, तो इधर फर्स्ट फॉर्म में ये आ सकता है। MING नहीं आएगा, क्यों, रिपीटेशन है, रिपीटेशन के साथ हैव थर्ड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, क्यों, इधर प्रेजेंट की बात करी गई है, तो इधर प्रेजेंट तो इधर भी प्रेजेंट, सी आएगा। नेक्स्ट ए ब्लैंक ऑफ सिंगर्स, डॉक्ट्राइन का सिद्धांत होता है सर्कल, वृत्त या फिर कोई घेरा होता है, बोर्ड मतलब समिति होती है आप लोगों की, और ये होता है आपका ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो यही आएगा आपका ए कोयर ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट द ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ द ब्लैंक इमॉर्टल लव ऑफ टू पीपल, एक तो होता है मॉर्टल, एक होता है इमॉर्टल, पता होना चाहिए, सिनोनिम एंटोनिम है ये भाई, तो सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है इमॉर्टल और मॉर्टल। मॉर्टल जो होता है आप लोगों का, उसका नाश निश्चित है, जो चीज कभी खत्म हो जाने वाली हो उसको बोलते हैं मॉर्टल, और जिस चीज का कभी खात्मा ही ना हो उसको बोलते हैं इमॉर्टल, ये फिक्स है, तो ना तो डिस ना री ना अन, सीधा इम, तो द ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ द इमॉर्टल स्टोरी, इमॉर्टल लव ऑफ टू पीपल, मतलब ताजमहल है वो एक निशानी है किस चीज की, दो व्यक्तियों के अमर प्रेम की। नेक्स्ट सी ब्लैंक 2 miles बिफोर रीचिंग द पोस्ट ऑफिस, भाई कुछ काम करने की बात हो रही है, इससे पहले वो ऑफिस पहुंचती है उससे पहले। विल हैव थर्ड, ठीक है, विल हैड, विल एक प्योर फ्यूचर मॉडल होता है, प्योर फ्यूचर जी, प्योर फ्यूचर होता है, फिर मैंने बोला मॉडल होता है, और मॉडल हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं, क्या ये बेस फॉर्म है, नहीं, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, तो ये तो होगा नहीं। विल हैव, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। विल जॉग्ड, विल के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म, ये भी गलत हो गया, क्यों, विल लेता है बेस फॉर्म, बचा क्या, विल के साथ हैव बेस फॉर्म है, बेस हैव लेता है थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड। सी विल हैव जॉग्ड 2 miles बिफोर रीचिंग द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस पहुंचने से पहले
वो 2 माइल तक का सफर कवर कर चुकी होगी। नेक्स्ट, शी हैड कंटिन्यूड हर क्लास, उसने अपनी क्लास को जारी रखा, एंड वॉज सम हाउ मेंटेनिंग ब्लैंक ग्रेड्स, उसने अपनी क्लासेज को कंटिन्यू रखा और समहाउ किसी ना किसी तरीके से मेंटेन कर रही थी किसी चीज को। नाउन, नाउन की विशेषता जब कोई चीज बताती है तो वो होती है आपकी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ढूंढते हैं, देखिए ये होता है आपका नाउन होता है, ये होता है नाउन वर्ब होता है, और ये होता है नाउन होता है। अगर इधर नाउन भरते हैं हम, इस ब्लैंक में फिल करते हैं, तो पता है क्या है, नाउन और एक नाउन, दो चीजें आपस में इंग्लिश में कभी नहीं भिड़ती, इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती, तो नाउन नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा, एक को एडजेक्टिव बनना पड़ता है। देखिए दो चीजें आपस में कभी नहीं भिड़ती, वर्ब नहीं भिड़ सकता, वर्ब नहीं भिड़ सकता, इधर मेंटेनिंग वर्ब हो गया, इधर एक्सेप्ट वर्ब हो गया, ये भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या, एक्सेप्टेबल, ये होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार करने योग्य, और ग्रेड्स होता है अंक तालिकाएं। तो सी हैड कंटिन्यूड हर क्लासेज, उसने अपनी क्लासेज को जारी रखा और किसी ना किसी तरीके से जो अंक तालिका थी उसको स्वीकार करने योग्य, जो अंक तालिकाएं थी स्वीकार करने योग्य, उनको मेंटेन कर रही थी। नेक्स्ट, ही हैज गॉन ऑन ब्लैंक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, मतलब चढ़ने की कोई प्रतियोगिता हो रही है, टू ब्लैंक हिमालयाज, ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ में दा लेती है, तो इधर भर देंगे दा, लास्ट का देखते हैं, इसमें दा है, इसमें दा है, इसमें दा है, ये खत्म। नेक्स्ट, हिमालयाज, नेम ऑफ माउंटेन्स, हमने बताया आपको नेम ऑफ माउंटेन्स जो होता है वो आपका लेता है दा, हिमालयाज, और एक और चीज ये हमेशा अपने आप में प्लूरल मानता है हिमालयाज, तो इधर भी दा। नीचे से देखिए कि 2 बार दा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इधर देखिए क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग आवाज, आवाज की बात करते हैं, ए आ ई उ, ऐसे करके अगर कोई आवाज आती है तो एन का यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वोवल मतलब व्यंजन की आवाज आती है तो ए यूज करते हैं। इधर अपनी वोवल की नहीं है, कॉन्सोनेंट की है, तो एन यूज नहीं करेंगे, करेंगे क्या, ए दा। लास्ट, शी लिव्स इन चेन्नई नाउ, क्वेश्चन टैग है, ये लिख रहा क्वेश्चन टैग। जी बिल्कुल, एक चीज बताई जाती है कि टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, कब, जब नेगेटिव टैग देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे डू प्लस नॉट को डू नॉट ना लिखकर डोंट लिखते हैं, ऐसे ही कोई भी चीज हो टैग, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव होता है। अब इधर देखते हैं, सी लिव्स इंडेफिनेट है, क्या है, इंडेफिनेट है, इसमें क्या छुपा होगा देखते हैं बाद में। इन चेन्नई नाउ, वो अभी कहां रहती है, चेन्नई में रहती है, और इसका अपन को टैग लगाना है। भाई लिव्स है, इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का है, जब तक प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट के वाक्यों में नकारात्मक या प्रश्न का जिक्र ना करते तब तक हम डू डज या डिड का प्रयोग नहीं करते। तो करते क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो ये सिंगुलर की वजह से है, अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये सिंगुलर है तो डू का ना करके किस चीज का करेंगे, डज का। अब भाई साहब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे कैसे, डज प्लस नॉट, तो शॉर्ट फॉर्म में टैग लगाएंगे डजंट, तो डजंट
नमस्कार छात्रों, मैं राहुल सर आपको प्री BSTC हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थक समूह है, अशुद्ध यानी जो सही नहीं है। तो पहला है पक्ष का विपक्ष होता है, दूसरा आस्तिक का नास्तिक होता है, तीसरा स्वर्ग का नरक होता है, लेकिन सामिस का शाकाहारी नहीं होता है और सामिस का होता है निरामिस। सामिस का होता है निरामिस। तो हमारा इसका 171 का आंसर होगा डी। 172 पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, गिरि और नग। तीसरा है भास्कर, चौथा है सारंग। लेकिन जो हमारा 172 है, गिरि यानी पर्वत होता है। नग भी इसका समानार्थी है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य और सर्प है वो गिरि के समानार्थी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो नग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, यानी ऐसा शब्द देखना है, शब्द समूह जो वाक्यांश के अनुसार उपयुक्त नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है जो जीता न जा सके, यानी जिसको जीता नहीं गया हो वो अजय। और दूसरा है आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाला नभचर होता है। आकाश में उड़ने वाला नभचर होता है, और यहाँ पर खग दे रखा है, खग यानी पक्षी होता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमान होने का गर्व अर्थबोधक मुहावरा है। बुद्धिमान यानी अक्ल का दुश्मन, यानी मूर्ख होना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, केवल काल्पनिक विचार करना, कल्पनाएं करना। और हमारा चौथा ऑप्शन है अकल का पुतला होना, जो हमारे बुद्धिमान होने के गर्व का बोध करवाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कबहु निरामिस होए न कागा। कबहु यानी कभी भी, निरामिस मानी अपने जो दुष्टता है उससे, होए न कागा यानी जो व्यक्ति दुष्ट होता है, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है, व्यक्ति अपनी प्रकृति से बाज नहीं आता है, अपनी प्रकृति को छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसके लिए दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में नए अव्यय है जो एक नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसमें हमें कहीं पर भी नकारात्मक अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 2, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, जो हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, दुष्ट के साथ बुरा व्यवहार करना, लेकिन यहाँ पर कोई नकारात्मक विचार नहीं है, और कोय और दुष्ट सब जगह पाए जाते हैं, यहाँ भी हमें कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई नकारात्मक अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जन संधि को दर्शाने वाला विकल्प। जन संधि का मतलब होता है कि यदि किसी शब्द में ई के पश्चात ई का यह हो जाता है, ऊ का वह में बदल जाए, ठीक है, री का रे हो जाता है, वहां पर यण संधि होती है। हम इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, शीत ऋतु, यानी इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है शीत प्लस ऋतु में। दूसरा ऑप्शन जो हमारा यहाँ गलत होगा, यहाँ पर अर का उदाहरण आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है? अर की ध्वनि आ रही है, और अर की ध्वनि के कारण जो हमारा विकल्प नंबर 1 होगा वो गलत होगा। प्यारे छात्रों, दूसरा है हमारा षडानन, इसमें होगा सट प्लस आनन, लेकिन यहाँ से हमें यण संधि के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यण संधि के नियम होता है कि यण संधि में यह वह और रे का आगमन होता है, जो हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। दूसरा है ऑप्शन नंबर सी है, गुरु प्लस आज्ञा, जो हमें
गुरुवाज्ञा यानी ऊ जो है आ के साथ मिलकर के वा में बदल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो सही होगा, गुरुवाज्ञा। प्रश्न नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? यानी पहले तो हमें प्रश्न को तरीके से पढ़ना होता है और प्रश्न को पढ़ कर के बाद में हमें उस प्रश्न का जवाब देना होता है। उसने कहा नहीं है, हमें हाँ में नहीं जाना है, हमें नहीं में जाना है। पहला है अभि प्लस एक, जिससे बनता है शब्द अभिषेक, जो संधि युक्त शब्द सही है। दूसरा है राम प्लस अयन, बनेगा रामायण, जो भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वी प्लस सम, बनेगा विषम। लेकिन हमारे पास चौथा जो ऑप्शन है, यदि निर और निस उपसर्ग से युक्त शब्दों का जब समास विग्रह किया जाता है तो इनका समास विग्रह करते समय हमेशा नी के साथ में किया जाता है। यानी यदि कोई शब्द निर और निस उपसर्ग युक्त है तो वहां पर यदि हम जब भी समास विग्रह करते हैं तो वहां पर नी के साथ में विसर्ग का प्रयोग करते हैं, और विसर्ग जो होता है, विसर्ग हमें रे और से दोनों की ध्वनियां उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा प्रश्न का वो ये सही होगा, यानी नी प्लस च, जो हमारा संधि विच्छेद बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर और निस से उपयुक्त जो शब्द होते हैं उनका हमेशा समास संधि विच्छेद नी के साथ में विसर्ग से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 178, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही समास विग्रह है। यानी हमें वह शब्द देखना है जो क्रीड़ा क्षेत्र का एक उपयुक्त सामासिक जो क्रीड़ा क्षेत्र सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा। तो पहला है हमारे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, यानी खेलने के लिए एक ऐसा स्थान है। क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह, यहाँ पर समूह और समाहार का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, क्रीड़ा और क्षेत्र, यहाँ पर किसी संज्ञा का बोध नहीं कराया गया है, इसलिए यहाँ पर और शब्द का और अव्यय का आगमन गलत है। दूसरा, क्रीड़ा का क्षेत्र, यहाँ क्रीड़ा का और क्षेत्र का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे स्थान के लिए प्रयुक्त है जहाँ पर बालक अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। यानी क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। नेक्स्ट है कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है। तो सबसे पहले छात्रों हमें पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास कहाँ होता है। यानी जब एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद विशेषण होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, एक पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। पहला हम देखते हैं नीलकमल, इसका सामासिक विग्रह करते हैं तो नीला है जो कमल, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर ए से ही पता चल गया कि एक कमल है और उसकी विशेषता कैसी है कि वो कैसा है, नीला है। लेकिन दूसरा है त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार, जो कि हमें द्विगु समास में आता है। समाज का द्रोह करने वाला या समाज का विद्रोह करने वाला जो होता है समाजद्रोही। और ऑप्शन है हमारे पास सी, आ अव्यय है, आ अव्यय का अर्थ होता है तक के अर्थ में। यदि किसी भी सामासिक पद में जो आ अव्यय आता है, आ अव्यय अपने तक के अर्थ को प्रकट करता है। यानी हमें जब भी अव्यय भाव समास में समास विग्रह करना होता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा अव्यय या उपसर्ग पद को हटा करके शेष बचे शब्द को लिखना है। जैसे यदि मैं यहाँ से आमरण में से आ अव्यय को हटा लेता हूँ, शेष बचता है शब्द मरण, और आ जो है आ अव्यय का अर्थ होता है तक के अर्थ में, आ अव्यय का अर्थ आ उपसर्ग का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है। इसलिए इसमें अव्यय भाव समास होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा और इसमें द्विगु समास होगा। लेकिन हमें पूछा है कर्मधारय समास का, और कर्मधारय की समास की परिभाषा होती है जहां पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास होता है। आप मुझे बताइएगा
कि क्या नीला जो है वो कमल की विशेषता है या नहीं है। तो हमारा आंसर होगा नील कमल। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है, यानी ऐसा उपसर्ग देखना है जो हमें नीचे हीन और अभाव के अर्थ को दर्शाता हो। पहला है हमारा उप। उप जो उपसर्ग है ये समीप के अर्थ को दर्शाता है। उप उपसर्ग समीप के अर्थ को दर्शाता है। अभिमानी अव जो है वो नीचे के अर्थ को प्रदर्शित करता है। अभि उपसर्ग सामने के अर्थ को प्रकट करता है। और प्रति जो होता है एक के ऑप्शन को यानी एक के अर्थ को प्रकट करता है। जो हमारे पास में उसने प्रश्न पूछा है नीचे हीन और अभाव को, नीचे हीन और अभाव को याद रखना अव उपसर्ग दर्शाता है। और वैसे भी हमें याद रखना है अव शब्द का शाब्दिक अर्थ नीचे होता है। तो हमारा यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 181 है, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा के अंदर 3 प्रकार के उपसर्गों का उपयोग होता है। पहले उपसर्ग होते हैं तत्सम, यानी संस्कृत भाषा के वे उपसर्ग जिनको ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया गया तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। और तत्सम उपसर्गों की जो संख्या होती है वो 22 होती है। दूसरा तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग से तात्पर्य यह है कि संस्कृत भाषा के वे प्रत्यय जिनके स्वरूप को वे उपसर्ग जिनके स्वरूप को परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया गया है वे उपसर्ग तद्भव कहलाते हैं। और जिन उपसर्गों को हमने अन्य देशों की भाषा से उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी से ग्रहण किया है वो हमारे विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर हमारा उपसर्ग होगा पूरा, यहाँ पर अध होगा जो आधा का अर्थ देता है। और याद रखेंगे सबसे अच्छी बात, यदि किसी भी शब्द में अध उपसर्ग आता है तो हमें अध उपसर्ग जो है हमेशा दूसरे पद की विशेषता के लिए आता है। और अध उपसर्ग के योग में हमेशा कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट भरपेट। भर एक अव्यय है, भर एक अव्यय है जो यहाँ पर उपसर्ग की भांति प्रयुक्त हुआ है। लेकिन हर जो शब्द है, हर रोज जो है ये प्रत्येक को दर्शाता है, हर उपसर्ग, और जो उर्दू भाषा का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर होगा हर रोज, क्योंकि भर अव्यय है हिंदी भाषा का। ठीक है, पुरस्कार तत्सम भाषा का है और अध जो है वो हिंदी भाषा का है। ये तीनों हमारे पास में हिंदी और संस्कृत भाषा के हैं। लेकिन हर जो उपसर्ग है वो हमारे पास जो विदेशी भाषा का उपसर्ग है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा हर रोज। नेक्स्ट है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को दर्शाने वाला विकल्प, यानी वे अव्यय, यानी वे शब्द जो यानी भाव का मतलब होता है भाव को दर्शाते हैं, और तद्धित मानी होता है वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ते हैं और जुड़ करके नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं, वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं, पहली बात तो हमें यहीं से पकड़ना है कि कौन से भाव आ रहा है। भाव का मतलब होता है कि जहां से हमें किसी के भाव के बारे में पता चल रहा है। दूसरा तद्धित से पकड़ना है, यानी जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ रहा है शब्द जो है वो या तो संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा यानी किसी का नाम होना चाहिए, या सर्वनाम होने चाहिए, या विशेषण शब्द होने चाहिए। यानी वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ते हैं और जुड़ करके नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं, 7 में से हमारा दूसरा भेद है भाववाचक। और भाववाचक जो प्रत्यय है वो हमें एक भाव का बोध करवाते हैं। जैसे हम ऑप्शन से लेते हैं इसको, पनिहार, हार प्रत्यय। लेकिन यह पनी जो शब्द है यह ना कोई संज्ञा है, ना कोई सर्वनाम है, ना कोई विशेषण है। धनवान, यहाँ पर धनवान, धन एक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर हमें जो जुड़ने वाला जो प्रत्यय है वो भाव का बोध नहीं करवा रहा है, वो कर्ता का बोध करवा रहा है। इधर लक्कड़हारा, लक्कड़हारा में जो हारा प्रत्यय है यह भी हमें इसका यानी कार्य को करने वाले कर्ता का बोध करवा रहा है, भाव का बोध नहीं करवा रहा। तो हमारे पास में अब लास्ट ऑप्शन बचा लालिमा, और इसका विखंडन होता है, इसका विच्छेद होता है लाल प्लस ईमा,
इमा प्रत्यय का अर्थ होता है से युक्त। लाल हमारे पास में रंग है, जहां पर रंगों का नाम आता है गुणवाचक विशेषण होता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 183, अग्नि को दर्शाने वाला शब्द नहीं है। यानी हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पावकमानी, आग। आपने पढ़ा होगा क्षितिजल पावक गगन समर्या। तो पावक जो शब्द है वो आग को दर्शाता है। जात वेद भी आग का पर्यायवाची है और कृषाणु शब्द जो है ये भी आग का पर्यायवाची है। लेकिन शेष बचा शब्द है हमारे पास प्यारे छात्रों समूह, जो एक आग का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द समूह कमल का पर्यायवाची है। अब बताना है कि ऐसा कौन सा शब्दों का समूह है। तो ये बता रहा है कि समस्त पद क्या होंगे, कमल के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, उदकमानी कमल नहीं होता है, इधर विशिखमानी कमल नहीं होता है। अच्छा, इधर अवनीमानी पृथ्वी होती है, सलील मानी सरल होता है, शुद्ध होता है। तो हमें पूछा है कमल का पर्यायवाची, तो आप बताइएगा। अब 3 में से हमें एक एक ऑप्शन गलत मिल गया, तो शेष बचा क्या, नलिन, ताम्रस, सतदल, जो हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विषाद का विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मानी यानी इसका विलोम शब्द, यानी विपरीतार्थक उसे कहते हैं जो शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो विषाद जो शब्द है इसका विपरीतार्थक होता है क्या, मृद होता है क्या, नहीं होता। वरदान होता है क्या, नहीं होता। वरदान जो है वो किसका होता है, श्राप का होता है। स्तुति किसी चीज को प्रस्तुत करना होता है क्या, ये भी नहीं होता है। बचा क्या हमारे पास, आह्लाद, जो हमारा बिल्कुल सही होगा। आह्लाद और विषाद दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, वो विपरीतार्थक हैं। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है। चलिएगा, विलोम शब्द को नहीं दर्शा रहा, यानी हमें ऐसे समूह को बताना है कि जो आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। ठीक है, पहला गुरु प्लस इमा, लघु प्लस इमा, ये तो दोनों होंगे। लघु और गुरु जब आपस में विलोम शब्द है तो गरिमा और लघिमा भी होगा। राग और विराग आपस में है, इधर सम्मुख का विमुख होता ही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या नहीं होता है, संयोग और सुयोग दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों अपने एक समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चिर और चीर शब्द युग्मों का अर्थ होता है। चिर मानी क्या होता है, चिर मानी होता है लंबा। ये लो साहब, एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ गया। और चीर मानी होता है वस्त्र। ठीक है, कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ठीक है, द्रौपदी का क्या हरण हुआ, चीर हरण हुआ। तो चीर का मानी क्या हरण किया जा रहे थे, उसके वस्त्रों का हरण किया जा रहा था। तो हमें याद होना चाहिए चीर मानी वस्त्र होता है, चिर मानी लंबा होता है, चिरंजीवी होता है, चिरायु होता है। तो हमारा 187 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। अब मुझे बताओ, मैंने आज ही क्लास में पढ़ाया है कि यदि वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय है तो वाक्य होगा सरल। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। लेकिन मैंने कहा कि जो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है वो संयुक्त होता है। और संयुक्त कहता है कि यदि दो उद्देश्य या दो विधेय और एव तथा वह, किंतु परंतु लेकिन बल्कि वरना या अथवा से जुड़े हुए हों तो वहां संयुक्त होगा। और शेष बचे वाक्यों में कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। निषेधात्मकता है ही नहीं। निषेध का मतलब होता है कि शब्द के अंदर नकारात्मक विचार आए, नकारात्मक अव्यय शब्दों का समावेश हो। लेकिन यहां पर कोई नकारात्मक शब्द नहीं है और कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है, तो हमें ये तो निश्चिंत रूप से होकर के हटा देना चाहिए। संयुक्त में मैंने आपको बता दिया कि वाक्य
जो उद्देश्य और विधेय हैं वो और, एव, तथा, व, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरना या अथवा से जुड़े हुए हों तो वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। आप मुझे बताओ क्या यह वाक्य और, एव, तथा, यथा, वैसे जुड़ा हुआ है? क्या नहीं जुड़ा हुआ? तो इसका मतलब संयुक्त नहीं है। तो दो ऑप्शन तो हट गए हमारे, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब बचा क्या हमारे पास में? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के बारे में मैंने आपको बताया कि जब वाक्य में एक उद्देश्य सिर्फ एक ही विधेय होता है वहां साधारण वाक्य होता है, लेकिन यहाँ तो उद्देश्य भी बहुत सारे हैं। बहना और उपजाऊपन उगाना दो दो विधेय हैं। जब वाक्य में एक साथ दो दो विधेय हैं लेकिन वो योजक शब्द के द्वारा जुड़े हुए नहीं है तो ध्यान रखना क्या होगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, दो उपवाक्य जुड़ रहे हैं। मिश्र वाक्य क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है, कि, भी, तो, ऐसे शब्दों से जब जोड़ा जाता है तो हमेशा वहां पर मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट 188 का उत्तर होगा मिश्र वाक्य। 189 का नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो याद रखिएगा, प्रातःकाल अच्छा है लेकिन अधोपतन नहीं होता है, अधः पतन होता है। और अधः पतन का मतलब हम जानते हैं, अधः माने नीचे की और पतन माने विनाश होना। यहाँ तो अधोपतन दे दिया। ठीक है, ऑप्शन मूर्ति, ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति होती है वो। दूसरा होता है विदुषी और श्रीमती, ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? सही है। तो हमारा 189 में उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है 190, बहुत अच्छा प्रश्न है। कक्षा में यदि बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने कराया भी था कि अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध का मतलब निम्न में से कहीं ना कहीं वाक्य के अंदर गलती की हुई है, या तो संज्ञा शब्दों में की है या विशेषण शब्दों में की है, और या फिर उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते समय की है। तो मैंने कहा है कि वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, वृक्ष पर बोलेगा कौवा। दूसरा ऑप्शन है जया एक बुद्धिमान बालिका है। मैंने कहा कि यदि किसी शब्द में मान प्रत्यय जुड़ता है तो वो शब्द पुल्लिंग होता है, लेकिन यहां पर बुद्धिमान शब्द जया के लिए आया है और जया यहां पर एक लड़की है। तो याद रखना, जिस तरह पुरुषों के लिए मान शब्द का, मान प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही स्त्रियों के लिए मति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो हाल ही में कुछ ही क्षण पहले हमने देखा है श्रीमती में। तो यहां पर बुद्धिमान नहीं होगा, यह गलत है। यदि यहां पर बुद्धिमती होता तो हमारा सही होता। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? जया एक बुद्धिमती बालिका है। बाकी तो देखने की जरूरत नहीं है, गलती हमारे दूसरे ऑप्शन में पकड़ में आ गई। हाथी पर होदा रख दो, बिल्कुल सही बात है। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कुख्यात यानी जो बुरे कार्यों में प्रसिद्ध होता है उसे कुख्यात कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 191 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा। अच्छा, आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना, चुभना, दर्द करना, क्या इस प्रकार का अर्थ है? क्या नहीं है। दूसरा है आंखें चार होना। आंखें चार का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तब आंखें चार होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है ये आंखें चार होना, ये भी वही है। और आंखें खुलना, तो हमारे यहां पर इनमें से जो सबसे सही होगा वो होता है आंखों में गड़ना। उत्कृष्ट जो प्राप्त करने की लालसा होती है, आंखों में गड़ना। नेक्स्ट है कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर बदले वाणी। वाणी क्या है? बोली है, ध्वनि नहीं है। ध्वनि तो वह है भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है जिसका विभाजन नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताओ क्या वाणी का विभाजन नहीं होगा? जिसको हम बोलते हैं ध्वनि किसे कहते हैं? जिसको यानी जो हमारे मुख अवयवों को बिना स्पर्श किए, बिना बाधा पहुंचाए स्पष्ट रूप से बाहर निकल जाए, वो ध्वनि है। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा भाव और विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक साधन है, एक तरीका है जिससे हम भाव विचार व्यक्त करते हैं। लिपि क्या है?
भाषा को लिखने का तरीका है, यानी जिस तरीके से हम अपने भाव विचारों को लिखते हैं, लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। बचा क्या हमारे पास? बोली, जो हमारा उत्तर सही होगा। अच्छा, निम्न में से अशुद्ध अक्षरी खंड, मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर चारों के चारों क्या दे दिए? जो संयुक्त अक्षर है उनको दे दिया। अब संयुक्त अक्षर तो हमें पता होना चाहिए, तय और रे सही है, त्रय बनता है, तय और रे से श्रेय बनता है, ये भी सही है। लेकिन कै और सै से छह बनता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक गलती कर दी उसने कि क्या दे दिया? गे और ये से नहीं बनेगा बच्चों, वो बनता है जय और ये से। ठीक है, क्या बनता है? गे बनता है। तो आप बताओगा अशुद्ध क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 194 है, तत्सम और तद्भव का अशुद्ध युग्म बताना है कि तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द और तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। तो पहला है इक्षु, जिसको हम हिंदी में ईक कहते हैं। अज्ञानी अनजाना होता है, जिसको हम जानते नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि किसी भी शब्द में हमें याद रखना है, संयुक्त अक्षर में से कोई सा भी वर्ण मिलता है, विसर्ग आता है, तो वह शब्द तत्सम होता है। आप मुझे बताओ, अज्ञानी गे आ रहा है, इसका मतलब शब्द तत्सम है। ठीक है, इसका होता है अनजाना। एला, एला मानी होती है इलायची। दधी, दधी का होता है दूध, लेकिन गलत है, दूध का दुग्ध होता है। दुग्ध को दुग्ध कहते हैं, जो हमारा यहाँ का ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की। बहुत अच्छी बात है। ने, पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि जब सर्वनाम शब्द के साथ में ने परसर्ग लगा, तो ने परसर्ग कहता है कि यह जिस शब्द के साथ में जुड़ेगा तो क्रिया जो होगी वो भूतकाल में आएगी। एक ही पहचान याद रखना कि यदि किसी भी सर्वनाम या कर्ता के साथ में ने परसर्ग लगता है तो ने परसर्ग भूतकालिक क्रिया को बताता है। और हमारे यहाँ पर यह भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि ये कौन सी भूतकालिक क्रिया को बताएगा? आसन्न भूतकालिक क्रिया को। कौन सी क्रिया को बताता है? आसन्न भूतकालिक क्रिया को। आसन्न भूतकालिक का आसन्न का मतलब होता है बहुत जल्दी समापन की ओर। ठीक है, यानी हाल ही में जो कार्य संपन्न हुआ है उसने क्या की? लड़ाई की। हाल ही में लड़ाई करने का कार्य क्या हो गया? संपन्न हो गया। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूतकाल होगा। निम्न में से, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 196 बच्चों, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला, बचपन मैंने जब भी संज्ञा पढ़ाई थी, प्रत्यय पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में पन, ता ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्दों का समावेश होता है तो हमें निश्चिंत होकर के बता देना चाहिए कि शब्द भाववाचक संज्ञा के होंगे। बचपन में अक, इधर ये भी भाववाचक होगा। ता आ गया, इसका मतलब भाववाचक होगा। लेकिन एक बनारस जो है एक शहर है और शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यदि इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द बनेगा बनारसी, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण शब्द है। आप मुझे बताओ, उसने कहा भाववाचक संज्ञा या तो विशेषण आ रहा है, तो यहां पर क्या नहीं होगा? बनारसी जो शब्द है यह नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 197। सुधा दिन रात पढ़ती है ताकि, सुधा क्या करती है? दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो जाए। आप भी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपका भी प्री बीएसटीसी में चयन हो जाए। ठीक है, आपका भी उद्देश्य है प्री बीएसटीसी करना। आपका प्री बीएसटीसी करने का उद्देश्य, तभी तो आप रात दिन पढ़ते हो। आप मुझे बताओ, रात दिन पढ़ते हो, आपका उद्देश्य है कि आपका चयन हो जाए, तो इसी से हमें उत्तर मिल रहा है। क्या मिला? कि जो सुधा है उसका भी क्या है? उद्देश्य है, वो भी चाहती है प्रतियोगिता परीक्षा में चयन होना। ठीक है, ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, और समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, समानाधिकरण
और व्याधिकरण समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद, पहला भेद होता है कि आपका संयोजक, दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधवाचक, चौथा परिमाण। ठीक है। उद्देश्य का मतलब है कि वहां पर सुधा का उद्देश्य बताया गया है कि सुधा क्या करवाना चाहती है, प्रतियोगी परीक्षा में अपना चयन करवाना चाहती है। आप भी तो बीएसटीसी के लिए इसी प्रकार तैयार हो रहे हो ताकि आपका चयन हो सके। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी 198। गुरुजी आ रहे हैं, वाक्य में वचन प्रयोग है, गुरुजी आ रहे हैं। गुरु हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, और ये तो याद रखना, ये एक वचन बहुवचन तो होगा ही नहीं, बहुवचन के स्थान पर एक वचन कैसे आ जाएगा? पहले यदि कर्ता बहुवचन में तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। याद रखना, कर्ता एक वचन हो सकता है लेकिन जो क्रिया है सहायक क्रिया वो बहुवचन में आएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी एक वचन के साथ स्थान पर बहुवचन का प्रयोग है। नेक्स्ट 199 नंबर का प्रश्न है। बालकों जल्दी जल्दी क्लास समापन की ओर जा रही है। स्त्री बोधक प्रत्यय से निर्मित, मैंने आपको बताया तद्धित प्रत्यय के 7 भेद है, तो 7वां भेद स्त्री बोधक होता है जो हमें स्त्री का बोध करवाता है। लेखक में जोड़ा तो लेखिका, बहनोई, बहन में ओई जोड़ा तो बहनोई, पड़ोस में जोड़ा इन जोड़ा तो पड़ोसिन। लेकिन इसका क्या होता है? भवत और प्लस ई मानी होता है युक्त। और युक्त की जब बात की जाती है तो हमें याद होना चाहिए कि ये कौन सा है? संबंधवाचक है। ये कौन सा है? संबंधवाचक है। जैसे भारत प्लस जो एक जाति का बोध करवाता है। प्यारे बालकों, तो यहां पर ये तीनों कैसे होंगे? ये तीनों सही है, लेकिन हमारा प्रश्न जो है उसके अनुसार हमारा सही उत्तर क्या होगा? बहुदिए। लास्ट प्रश्न है आज का, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। तो एक एक में कहीं ना कहीं गलती की हुई है। निशी मानी रात, रजनी मानी रात, यामिनी मानी रात, ये भी बात सही है। अमी मानी अमृत, पीयूष मानी अमृत, सुधा मानी अमृत, कोई बात नहीं है। सुधांशु, हिमांशु, संसाक, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, ये भी सही है। अब बचा क्या हमारे पास में? नीरज, कोई बात नहीं है। इधर जय, लेकिन इधर तो दय आ गया, दय प्रत्यय आ गया, और दय प्रत्यय कहता है देने वाला, जबकि नीरज और वारिज जो है ये दोनों कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो जलद है ये बादल का पर्यायवाची है, क्योंकि दय प्रत्यय का अर्थ होता है देने वाला। तो यहां पर जल किसके द्वारा दिया जाता है बालकों? बादल के द्वारा। तो जलद किसका पर्यायवाची हुआ? बादल का। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास का। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको मेरी जो क्लास है वो पसंद आई होगी। और आपको जब क्लास पसंद आई है तो सबसे पहले आपको चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और अपने अन्य सहपाठियों के साथ में इसको शेयर करना है। और तब तक हम नई क्लास लेकर के आते हैं, आपको निरंतर इस क्लास को आगे बढ़ाना है ताकि और आपके जो सहपाठी जो इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके साथ साथ प्रतिस्पर्धा में आ सकें। और जितना प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही आपका परिणाम अच्छा होगा। आप अपने आप को एक सुरक्षित स्थान दे करके, एक सुरक्षित अंक प्राप्त करके अपने आप को तय करें कि हमारा बीएसटीसी में निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़िएगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आशाएं हम क्या करते हैं, पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों। हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, आपको सभी टीचर बारी बारी से मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और मैं लेकर के आया हूँ आपको शिक्षण अभिरुचि की जो टेस्ट सीरीज है। उसमें आपको जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में
मैं आपको करवाऊंगा शिक्षण अभिरुचि के जो हमारे जो 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके जो 150 नंबर यानी कि 150 जो अंक आते हैं, उसका जो आपका यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो अभी तक जो आपने सॉल्यूशन देखा होगा, शायद उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। और ये मॉडल पेपर आपको आगामी आपका जो 20 तारीख को जो मई में पेपर होने जा रहा है प्री BSTC का, उसमें हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं आज टीचिंग एप्टीट्यूड का 101 नंबर का क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान आकर्षण के लिए आपको क्या करना है। तो आपका ऑप्शन है पहला, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। बी ऑप्शन है आपका, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। आपका सी ऑप्शन है, भाषा ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। और आपका डी ऑप्शन है, कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप आंसर बताएं। देखो, यहाँ पहला ऑप्शन है कि बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, कुछ हद तक ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं हम कि कक्षा में जोर से बोलेंगे। आप एक अध्यापक है और आप बच्चों को कक्षा में क्या कराए कि ध्यानाकर्षण के लिए क्या करेंगे, तो जोर से बोलेंगे, ऐसा शायद नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। भाषा ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, आपकी वाक्पटुता, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक के नाते आपको कक्षा में ठीक प्रकार से भाषा को तैयार करना है। लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं, छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करें। जब तक आप विद्यार्थियों को जिज्ञासु नहीं करेंगे, एक साइकोलॉजी में कहावत है कि जब तक हम घोड़े को अधिगम के लिए या हम बच्चों को अधिगम के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो उनमें जिज्ञासा जब तक हम पैदा नहीं करेंगे, तो हम इनमें किसी भी चीज़ को उनके अंदर विकसित नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन आएगा कि छात्र छात्राओं में जिज्ञासा क्या करनी है, हमें सबसे पहले उनमें जिज्ञासा विकसित करनी है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आप परीक्षा के दौरान कक्ष में निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे। तो ये क्या कह रहा है आपसे कि अगर कोई विद्यार्थी प्रधानाचार्य का है और प्रधानाचार्य का बच्चा अगर आपकी परीक्षा में बैठा है और वो अनुचित कार्य कर रहा है, कहने का मतलब किसी भी प्रकार से वो पेपर में चीटिंग कर रहा है, तो आप एक अधिकारी होने के नाते, एक निरीक्षक होने के नाते क्या करेंगे, ये आपसे कह रहा है। इसमें देखते हैं आगे इसमें क्या आएगा। कुछ टेक्निकल इशू है इसमें, एक मिनट। एक बार आना। एक बार रोकना यार, दोबारा से करना पड़ेगा ये।